आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की सुनहरा मौका। अच्छी खासी वैकेंसीज है, आपने नोटिफिकेशन में देखा ही होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो सबसे पहले हमारे पास ऐसा नहीं होता कि उठाया बुक और पढ़ना चालू कर दिया। भैया सिलेबस नाम की भी कोई चीज होती है। आपको सारे सेक्शंस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। तो पिछले वीक में कौन कौन से करंट अफेयर में चेंजेस हुए या फिर कोई नई अपडेट्स आई है, ये भी हमें वीकली बेसिस पे पढ़ना उतना ही जरूरी रहेगा। सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रेफर करोगे तो एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। मैं बार बार प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहूंगा और आप इस चीज को समझते हैं कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और दूसरी खास बात है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ में हमें अपनी गलतियां, कमजोरियां पता लगेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये टाइम मैनेजमेंट हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले सोशली इनएक्टिव हो जाओ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में कि इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो हमें क्या क्या हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या गोल सेट करने होंगे, हमें किस तरीके से हमें स्टडी को अपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएं। क्योंकि अगर जो बच्चे फार्मासिस्ट बनने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ड्रीम जॉब है। डेफिनेटली ये ऐसा कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है बच्चों को। शायद इसके बाद आफ्टर 5 ईयर ये चांस मिले, तब तक हो सकता है आप में से कई लोग ओवर एज हो जाएंगे और मतलब स्टडी आपकी हो सकता है उस लेवल पर नहीं होगी। तो कुल मिला के बात है कि एक सुनहरा मौका, अच्छी खासी वैकेंसीज है, आपने नोटिफिकेशन में देखा ही होगा। तो आप बिल्कुल, अब समय कम है हमारे पास और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर जाकर आपको एकदम से मेहनत करनी है। और उस मेहनत करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ऐसी नहीं करनी बिल्कुल अंध मेहनत जिसको बोलते हैं कि ब्लाइंडली आप हार्डवर्क करने लग जाओ। नहीं, आपको स्मार्टली हार्डवर्क करना है, तैयारी करनी है, एकदम स्मार्टली करनी। स्मार्ट हार्डवर्क अगर करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि सफलता का जो रास्ता है वो प्लानिंग से होकर ही जाता है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मेरे साथ मैं डॉक्टर अमित वर्मा और मेरे साथ हैं मुकुल तांबे। तो हम लोग आपके साथ अब डिस्कस करेंगे क्योंकि हम सबको जैसे पता है कि अभी तो हमारे पास लगभग सिर्फ 1 से 2 महीने का ही समय बचा है, कभी भी आरआरबी की एग्जाम की डेट्स निकल सकती है। तो ये बहुत कम समय में भी अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकली अच्छे से प्लान करके स्टडी करेंगे तो जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग को ये भी बताएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि भैया टाइम भले ही कम बचा हो लेकिन हम लोग जो है सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम अगर देखें, मेरे साथ सर भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो सबसे पहले हमारे पास ऐसा नहीं होता कि उठाया बुक और पढ़ना चालू कर दिया। भैया सिलेबस नाम की भी कोई चीज होती है। तो सिलेबस, सबसे पहले हमें सिलेबस देखना होगा, एग्जाम पैटर्न पकड़ना होगा, थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हो चुके हैं, लकीली आप लोगों के पास होंगे भी वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो आरआरबी ने कंडक्ट कराए हैं। 2019 में आरआरबी का एग्जाम हुआ था, उसके दो फेजेस में हुआ था वो एग्जाम। और डेफिनेटली उस एग्जाम की मुझे चीज, मैंने पेपर देखा, उसकी बहुत अच्छी चीज, लेवल बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, उन्होंने किसी भी एरिया को मिस नहीं किया था और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। मतलब आपको थोड़ा सा तैयारी का लेवल अलग रखना पड़ेगा। बच्चे जनरली ये मान लेते हैं कि फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो हम थोड़ा बहुत 19-20 कर लें, बट मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि आप 19-20 वाली कंडीशन में नहीं, आप 20 वाली कंडीशन में रहिएगा। क्योंकि ये एग्जाम है रेलवे फार्मासिस्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो एग्जाम का लेवल अच्छा रहने वाला है। तो इसके लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। तो सब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी जो सिलेबस है। वैसे सिलेबस आप लोगों के पास भी होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हम शुरू करें तो प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब फार्मेसी, मतलब टेक्निकल पार्ट एज पर दी सिलेबस आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो नॉन टेक वाला पार्ट है, लाइक जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जीपैट में नहीं आता। देखिए, आप फार्मेसी के बहुत सारे बच्चे जीपैट की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम फॉर्म भरा है, फॉर्म डाला है, तो उसमें आपका प्रोफेशनल वाला तो कवर हो जाएगा, बट नॉन प्रोफेशनल के लिए, मतलब नॉन टेक के लिए आपको कहीं ना कहीं इनकी तरफ मूव करना पड़ेगा। क्योंकि 25% का वेटेज आई थिंक सर इसमें, तो 25%, 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत हद तक ही आपका नॉन टेक पार्ट भी तय करेगा। सर
जी सर, तो जैसे सर ने अभी बताया कि अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 70 मार्क्स के जो 70 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो तो सीधे फार्मा से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद में 10-10 मार्क के हमें 3 बाकी के जो सेक्शन है, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, और लास्ट में अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो कई बार होता ऐसे है कि फार्मेसी की पढ़ाई के ड्यूरेशन में हम लोग फार्मेसी के सिलेबस पे इतना फोकस करते हैं कि इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते। डेफिनेटली सर। तो भले इसका वेटेज कम हो, लेकिन इन सब चीज़ों का अवेयरनेस होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे सर ने बताया कि हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको एग्जैक्टली हम लोग प्लान आउट कैसे करेंगे, क्योंकि देखो जैसे अभी जितना कम टाइम है, जितना अच्छे से प्लान आपका सक्सेसफुल आप बना पाओगे, सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं है सर, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ऐसे एफर्ट्स लिए कि आपको डेली, वीकली और मंथली हिसाब से आपको कुछ गोल सेट करने के लिए गाइडलाइंस है। अब हम सबको पता है कि प्लान तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हर कोई एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करे, ये बस आपको रेफरेंस के लिए थोड़ा सा मदद करेगा। बाकी आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो भी पता है। तो इस हिसाब से और आपके पास समय कितना है सर? समय तो सर समय बहुत ही कम है। नहीं नहीं, समय मतलब समय इन द सेंस कि हाँ। डे टाइम में राइट, कुछ राइट, लोग राइट। ऐसे भी होंगे इसमें जॉब कर रहे होंगे, कुछ बिल्कुल लोग सर, ऐसे सही भी बात है। होंगे जो कॉलेज में भी जा रहे होंगे, मतलब मास्टर्स कर रहे होंगे, और कुछ हो सकता है कि जो ऐसे बच्चे तो फुली टाइम दे रहे हो। तो अब फर्क रहता है सर इसमें टाइमिंग के हाँ। लिए, हमारी क्या क्या हमारे लिए हम असाइनमेंट्स दूसरे क्या है पढ़ाई के अलावा, तो वो चीज उसके हिसाब से आपको टाइम का डिवीजन करना। बट आपको आपको सारे सेक्शंस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है सर। जी सर। तो सर सबसे पहले हम डेली प्लान पे आते हैं। ये 4 to 6 आवर मोटा मोटा है, बढ़ा भी सकते हैं, आपके पास समय है। देखिए समय, ये 4 to 6 आवर बोल दिया तो ऐसा नहीं कि आपके पास 20 आवर्स थे या 15 आवर्स थे, बोला सर ने बोला है 4 to 6 आवर ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 to 6 आवर ऐसा है कि आपको इतना तो निकालना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं, आप यदि स्टडी कर रहे हैं, तभी भी आपको 4 to 6 आवर्स तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 to 3 आवर्स आपको फार्मेसी के टॉपिक्स, और 1 to 2 आवर आपको जो अदर फार्मा के अलावा जो है, और 1 आवर आपको जनरल अवेयरनेस और रेलवे स्पेसिफिक अपडेट, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है बच्चों, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है रेलवे से संबंधित, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सही। चलिए सर, वीकली गोल पर बताइए सर, वीकली गोल पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वीकली गोल पे सर करना ये है कि जितना भी एक वीक के अंदर हमने, जैसे अभी सर ने बोला कि 4 से 6 घंटे का टाइम निकाल के जितना हमने डिस्कस किया या फिर जितना भी हमने पढ़ लिया है, तो हमारा गोल ये रहेगा कि एक हफ्ते में हमारे 2 से 3 चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी कम समय में हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो सकता है। अब इसमें प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, तो जैसे PYQs का सर ने बोला उसके हिसाब से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टलिस्ट करके हर वीक में 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने का प्लान रख सकते हैं। इसी के साथ साथ में जो है ये MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। तो 5 से 7 रीजनिंग के या फिर 5 से 7 दूसरे जनरल एप्टीट्यूड के, इसके भी सेट जो है ये सॉल्व करने की आपको मतलब मॉक टेस्ट लगाने हैं। बिल्कुल सर। और जो भी करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स को तो कोई एक बुक लेके आप आओगे तो वो आपको उस बुक पब्लिश होने के पहले वाला डेटा मिलेगा। तो इसलिए अभी तो हमारे पास इंटरनेट है, बाकी सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तो पिछले वीक में कौन कौन से करंट अफेयर में चेंजेस हुए या फिर कोई नई अपडेट्स आई है, ये भी हमें वीकली बेसिस पे पढ़ना उतना ही जरूरी रहेगा। सर, ये मंथली गोल पर बात करते थे कि धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये गोल जो है आपके दिन से बने, हफ्ते हफ्ते से बने, महीने और महीने से बन गए साल, तो वाली कंडीशन है कि यहाँ पर हमारे जो गोल हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब लड़ाई थोड़ा सा बड़ी होती है तो हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने होते हैं। जैसे हमने डेली टारगेट अचीव किया तो ऑब्वियसली उससे आपका वीकली टारगेट भी अचीव हो जाएगा, वीकली अचीव किया तो मंथली टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो ये मंथ में आपको अगर देखें 2 to 3 मंथ्स, अगर देखें आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हो, और यदि आपके पास अभी तो देखिए डेट्स तो अभी आई नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 3 मंथ्स के बाद हो डेट इसकी एग्जाम की, तो कुछ नहीं कह सकते। तो आपको आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फार्मेसी के स्पेसिफिकली, उनको आपको कवर कर लेने हैं हर हाल में, क्योंकि सिलेबस आपके पास मेंशन है, टॉपिक्स आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स में हमें फोकस करना है, और मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपकी कमियां कमजोरियां उजागर होंगी। दुनिया के सामने हो, अपने सामने हो, दोस्तों के सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप उन कमियों को सुधार पाएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप अगर प्रैक्टिस से घबराते हैं, कसौटी से अगर आपको घबराहट होती है, तो बहुत गलत है, क्योंकि व्यक्ति अगर जब तक अपना एनालिसिस नहीं करेगा अपने आप को, वो टेस्ट के थ्रू ही होगा, तब तक वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता।
बिल्कुल सर। तो सर ने जैसे बताया कि ये जो प्लानिंग है हमने डेली, वीकली और मंथली बेसिस के लिए हिसाब से आपको दिया है। देखो बेटा, ये प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सर हमारे पास हिंदी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो इतना बड़ा है, अगर आप डेली बेसिस पे उसको अच्छे से प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करके पढ़ाई नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस में आपकी पढ़ाई होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो कोशिश करो कि जितना हो सके अपने हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे और उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट भी कर दे। तो सर कुछ सिलेबस के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सर अभी। कुछ फार्मेसी के टॉपिक्स हैं जो उनको थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली हमने जो बोला वहीं से, लेकिन यहाँ जो पेपर का पैटर्न जो देखते हैं और भी पेपर्स जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक एरियाज है वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर आप जैसे कि कोई डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं, तो उसके आपको एक्सिपिएंट्स को याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज मत याद रखिए, परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आता, रेयर आएगा, छोड़ देना क्वेश्चन, बट परसेंटेज के पीछे मत भागिएगा। परसेंटेज के पीछे भागेंगे तो बहुत सारा आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो और वो भी याद नहीं होगा आपको। तो आपको एक्सिपिएंट कौन एंटीऑक्सीडेंट है, कौन आपका बफर्स है, कौन आपका प्रिजर्वेटिव है, कौन टोनिसिटी मॉडिफायर्स है, इस तरीके से कौन एमल्सीफायर, इस तरीके से आपको उनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कि कौन से डोजेस फॉर्म के लिए, क्योंकि गिने चुने डोजेस फॉर्म है जिनके हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पैरामीटर को याद रखते हैं, उनके रिजल्ट्स को याद रखने, जैसे स्पेसिफिकली टैबलेट्स का, पेरेंटल्स का, कैप्सूल का नहीं आता, कैप्सूल का बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे। और अगर देखें और दूसरे डोजेस फॉर्म भी देखें, अगर लिक्विड और बाइफेजिक मोनोफेजिक, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसे कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो आपके गिने चुने जो टॉपिक्स हैं उनके क्वालिटी, सपोजिटरी का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गिने चुने टॉपिक्स उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं एक और चीज बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। बच्चे जनरली क्या होते हैं, फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो फिजिकल फार्मेसी स्किप कर दे, नहीं, क्वेश्चन आते हैं उससे, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो आपका सिलेक्शन और रैंक को जो डिसाइड करेंगे, शायद वही क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल वो उस पर भी फोकस करना है। साथ ही साथ आपको बायोफॉर्म एक सब्जेक्ट है, बायोफॉर्म और फार्माकोकाइनेटिक्स, थोड़ा फार्माकोलॉजी भी है इसमें, थोड़ा सा फार्मास्यूटिक्स भी है, तो उसको भी कवर करना है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका एडीएमई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनसे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फार्माकोलॉजी के बारे में सर अगर बात करें, सर बताएंगे फार्माकोलॉजी में क्या। फार्माकोलॉजी का ऐसा है कि हम जैसे जानते हैं कि फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी का, क्योंकि उसमें हर ड्रग के बारे में उसकी पूरी कुंडली जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे उसके डिटेल में स्टडी करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स रहेंगे, उसके मैकेनिज्म्स, उसके साइड इफेक्ट, उसके यूजेस, इस हिसाब से हमें स्टडी करनी है। तो इसके लिए आप स्ट्रेटेजी ऐसे बना सकते हो जैसे कि कोई भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ले लो, उस मैकेनिज्म से कितने सारे ड्रग्स एक्ट करते हैं तो उसको एक साथ में आप पढ़ सकते हो, या फिर कॉमन साइड इफेक्ट्स वाले ड्रग कौन से, उनको आप एक कैटेगरी कर सकते हो। तो इस प्रकार साइड इफेक्ट सर नाम से आ जाते हैं, जैसे कुछ मतलब स्पेसिफिक, जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कुछ ऐसे ही रहते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम इस तरीके से। तो ये स्पेसिफिक नाम से आते हैं क्वेश्चन बच्चों। कई बार देखो, और ग्रे बेबी सिंड्रोम तो इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, शायद मेरे ख्याल से फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा क्वेश्चन ग्रे बेबी सिंड्रोम, आई थिंक मैंने जितना देखा। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर करोगे तो एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। तो इस हिसाब से आप ये स्टडी कर सकते हो। फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर, मेन सिस्टम्स पे ये भी फोकस कर दो जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा रहेंगे कि ये मेन टॉपिक्स है इसकी वजह से। इसी के साथ साथ में केमिस्ट्री में भी अगर हम लोग देखेंगे तो कोलॉजी केमिस्ट्री मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में पढ़ो, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट कवर कर लिया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री डेफिनेटली सर। तो उसी ड्रग को हम लोग कोलॉजी में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आपका समय बचेगा और एफर्ट्स आपके बड़े मतलब कम लगेंगे और आउटपुट ज्यादा मिलेगा। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग लेकर चलोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री को और फार्माकोलॉजी को, तो आपको समय देना पड़ेगा। सपोज आपने उसके लिए 20 आवर्स दिए तो 20 आवर्स मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए, लेकिन आप अगर मिलाकर पढ़ो, क्योंकि 70% तो कंटेंट वही है। बिल्कुल सर। तो उसमें बस एक्स्ट्रा आपका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। तो बस स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री। बेसिकली अगर देखें तो सिंथेसिस से क्वेश्चन कम ही आते हैं, बच्चे सिंथेसिस से घबराते हैं, तो समय कम है, सिंथेसिस पे बिल्कुल फोकस मत करिएगा, बस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है। सही है सर।
और इसके अलावा एनालिसिस अगर देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है और आपकी रेंजेस IRUB की रेंजेस होती हैं, वो आप देख लीजिए, रेंजेस को आप याद रखिएगा। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, फार्माकोलॉजी में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा सर इसमें, कि क्लासिफिकेशंस, जो फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लर्न करना है, क्योंकि आपके बारे में आपको सपोज दैट आपको ड्रग एम्फोटेरिसिन B करके पूछ लिया गया, आपको पता ही नहीं इस किस कैटेगरी की ड्रग है, उसका मोड ऑफ एक्शन ही नहीं पता होगा आपको उसके बारे में, क्योंकि जब तक उसका एड्रेस, एक्चुअल में जो ड्रग का एड्रेस मतलब उसकी कैटेगरी अगर आपको पता नहीं तो उसके बारे में आप आगे नहीं बता सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पर फोकस करना होगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर हम लोग फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी ड्रग्स के जो प्लांट के जो क्लासिफिकेशंस रहेंगे वो भी हमें इंपॉर्टेंट है, और उसके कुछ स्पेसिफिक क्लास जैसे हो गए अल्कलाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, तो इनके स्ट्रक्चर्स हो गए, या फिर इनका कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, इनका क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स है, ये सारे चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर मैं आपके, ये सारी जो ड्रग्स हैं, प्लांट बेस्ड ड्रग हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं, तो जनरल जो आपका फार्माकोग्नोसी वाला सेक्शन है, जिसमें आपका ट्राइकोम्स, स्टोमेटास और मतलब इवन टेस्ट भी दिए गए हैं, एनालिटिकल जो फार्माकोग्नोसी उसमें टेस्ट भी दिए गए हैं, सारे के सारे, आपके मेयर टेस्ट, ड्रैगन टेस्ट, क्लर-क्लानी टेस्ट, ये सारे टेस्ट दिए गए हैं। तो कौन कौन से एल्कलॉइड्स के लिए या कौन से ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन, जैसे सर ने बताया, एप्लीकेशन, इवन फैमिली भी पूछी जाती है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको जो ड्रग जो स्पेसिफिकली दी गई है, तो ड्रग का आपको चार्ट बना लेना है, या फिर एक ही फैमिली की ड्रग को एक साथ रख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब वो फैमिली, तो अगर बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा मतलब आपको फैमिली नहीं है ड्रग्स के हिसाब से अगर बात करें तो गिनी चुनी मिला के 10 to 15 फैमिलीज होंगी जिसमें आपको काम करना होगा। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, चार्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं बात करता हूं जिसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फोरेंसिक फार्मेसी। ये बड़ा सा सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन इसके एरियाज जो है फिक्स है। ईयर ऑफ एक्ट्स, शेड्यूल्स, फॉर्म नंबर, कमेटीज, ये कर लीजिए। और मैं तो सबसे ज्यादा मैं मतलब बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि आपको शेड्यूल वाई आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा गया शेड्यूल अगर कोई है एम और वाई। बिल्कुल सर, ये दोनों पूछे गए हैं। एम तो बच्चा भी बता देगा, वाई थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बच्चे, लेकिन आप पढ़ रहे होगे तो डेफिनेटली आपने सबसे पहले शेड्यूल देखा होगा। और ईयर वाइज आप इनको लिख लीजिएगा, जो आपके जो एक्ट कब कब पास हुए थे, सारे ईयर्स आपको एक के बाद एक, कब पॉइजन एक्ट आया, कब आपका पेटेंट एक्ट आया, कब आपका फार्मेसी एक्ट आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये सारी चीजें ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। और इवन फार्माकोपिया के ईयर्स, फर्स्ट फार्माकोपिया, क्योंकि फार्मासिस्ट का पेपर है, फर्स्ट फार्माकोपिया कब, लेटेस्ट फार्माकोपिया का एडिशन कौन सा है, किस ईयर में पूछा गया था, ये सारी बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी सर। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी पर आते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा जो पोर्शन है आपका, कह सकते हैं कि आपका डिस्पेंसिंग वाला, उसको भी आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें पोसोलॉजी और जो इनकम्पेटेबिलिटीज है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। तो सर अभी ये तो हमने कवर कर लिया आपकी फार्मेसी का, जो कि आपका 70% का वेटेज रहने वाला है, लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग से ही आपको बताया है कि जो बाकी के 30% का सिलेबस है उसको भी फोकस रखना और उसका भी साइमल्टेनियस स्टडी करना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कि प्रैक्टिस रीजनिंग जो होती है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं, उसमें आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जैसे कि रिलेशनशिप हो गए, कोडिंग डी कोडिंग हो गया, या फिर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक्स है सर, पिछले एग्जाम के अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो ये टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस पूछे गए ये थोड़े से ज़्यादा है। इसी के साथ साथ में इसको स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि इसके आपको डायरेक्टली मार्केट में प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल रहेंगे, वो आप लेके आ सकते हैं, उसको रेफर करके आप जो है डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे इसको सॉल्व करना, इन चीज़ों को समझना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ये आपके इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ये कोई ऐसे नहीं कि आप रट्टा मार लो और फिर आपका ध्यान में रह जाएगा। एप्टीट्यूड, बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से जो है आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी तो चीज़ें बहुत ही आसान भी लगने लग जाएगी। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसके साथ में? नहीं सर, बस ये कि प्रैक्टिस करिए आप डेली, और अपने थोड़े से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए या कोई ट्रिक्स बना लीजिए। इसमें ट्रिक्स तो वैसे दी रहती हैं आपको, कैसे नहीं, कम समय में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सब कुछ अच्छी बुक्स जो रहती है उसमें दिया रहता है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बात करें तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन बचपन से पढ़ते चले आए हैं, टाइम, वर्क,
प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, ये बचपन के हमारे जिस स्कूल लेवल का है, जो मतलब ऐसा कुछ आपको सोचे कि मास्टर्स लेवल का वो मैथमेटिक्स आ जाए या कुछ ऐसा, नहीं नहीं, ये बेसिक जो आपका प्राइमरी लेवल का मैथमेटिक्स है वो आपको आपको वही फॉर्मूला आपको पर्टिकुलरली जो फार्मूला कर रहे थे तो उनको लिख लीजिए कहीं पर भी। और जो भी आपके मतलब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस है, आपकी जो प्रैक्टिस है हो सकती है मॉक टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज, आपके जैसे परसेंटेज के आपको एक साथ निकाल के कहीं से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो परसेंटेज के पूरे कर डाले, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो जैसे अभी हमने बोला कि करंट अफेयर्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के होने की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और करंट अफेयर्स में आपको बहुत पुराने वाले नहीं, करंट मतलब एक्चुअल करंट वाले जो अफेयर्स रहेंगे उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे बढ़िया नॉलेज का सोर्स क्या रहेगा, आप जितने भी रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ पाओगे, और वो स्टैंडर्ड वाले न्यूज़पेपर। कुछ लोकल न्यूज़पेपर में शायद उतना डिटेल हमें नहीं मिलेगा, तो अच्छे वाले जो पूरे इंडिया में आते हैं, फिर पूरे इंडिया की खबरें जिसमें लेटेस्ट अपडेट हमें मिल सकते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स को हम लोग डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देश विदेश वाला जो कॉलम रहता है स्पेसिफिकली, इसमें बिल्कुल सर। लोकल वाली खबर नहीं चलेगी आपके लोकल एरिया में क्या हो गया, फलाने ने कि ऐसा काम कर दिया, नहीं, वो जो देश विदेश वाला जो रहता है तो वो आप पढ़िए पढ़िए, लास्ट पेज ही रहता है जनरली, तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा इस एग्जाम के, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। और अवेयरनेस में आपको रेलवे के बारे में भी आपको ध्यान देना है। जी सर, अगला हम लोग वही बता रहे थे कि क्योंकि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम है तो डेफिनेटली रेलवेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो जो भी अपडेट्स है या फिर जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में पता और होना मेडिकल फील्ड का भी इसमें ऐड एग्जैक्टली सर, क्योंकि अभी देखो कि कॉमन मैन के नज़रों से अगर देखेंगे तो रेलवे में फार्मासिस्ट का क्या काम है, तो उस हिसाब से उस रिलेशन में मेडिकल फील्ड का नॉलेज हो, रेलवे का नॉलेज हो, ये भी आपको थोड़ा बहुत जो है ये आपको अपडेट रखना पड़ेगा। चलिए सर, अब मॉक टेस्ट के बारे में बार बार बोला कि प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है आपके पास उनको अटेंड करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मैं बार बार प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहूंगा, और आप इस चीज को समझते हैं कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और दूसरी खास बात है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ में हमें अपनी गलतियां, कमजोरियां पता लगेंगी, हम उस पर काम कर पाएंगे, समय रहते हम उस पर काम कर पाएंगे। पता चला जो गलती हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो गलती हम जो फाइनल एग्जाम में जाकर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गलती की ही नहीं हमने, मतलब गलती करने के वाले रास्ते पर गए नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हमने, जो कुछ नहीं करता वो गलतियां नहीं करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर वो गलतियां नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप वहां पर जो गलत होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, वो इरिवर्सिबल है वो। बिल्कुल। और सर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये मॉक टेस्ट जो है ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसा एग्जाम नहीं है कि बस ABCD रैंडमली हम लोग ने मार्क कर दिया। तो जब हम लोग एक्चुअल सॉल्व करने बैठेंगे तब हम लोग को अंदाजा आएगा कि हम लोग को फार्मेसी वाला सेक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, जनरल एप्टीट्यूड के लिए कितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि जैसे रीजनिंग हो गया या फिर कुछ कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला डाल के करना है, उसको कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, इसका आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। उस हिसाब से फाइनल एग्जाम में आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो एक ही सेक्शन पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, दूसरे सेक्शन पे आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली सर। सर रेगुलर जो रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो आपको रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन करना है। नया पढ़ने से पहले पुराने को रिवाइज करिए, पुराने को मत भूलिए, क्योंकि अभी मतलब है, नहीं तो आपका पीछे से ब्लैंक होता चला जाएगा। राइट सर। क्योंकि कभी भी हमें, क्योंकि फुटप्रिंट बनाने बहुत जरूरी है। फुटप्रिंट हमें समझ में आएगा ना, जैसे कि हम कहीं किसी रास्ते पर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, तो हमें रास्ता पता नहीं है, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं तो हमें पता तो रहेगा ना कि हम इस रास्ते से निकले थे, तो एटलीस्ट वो फुटप्रिंट बनना जरूरी है। वो फुटप्रिंट रिवीजन से बनेंगे आपके, और रिवीजन करेंगे तो आप और परफेक्ट होते चले जाएंगे। डेफिनेटली सर। यस। क्वालिटी स्टडी रिसोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं से भी कुछ भी मत पढ़िएगा, किसी भी अरे गहरे पब्लिकेशन का उठाकर आपने पढ़ लिया, बोला हमने तो पढ़ लिया, फार्माटेक पढ़ लिया फलाने पब्लिकेशन का, हमने तो कोलोजी पढ़ ली, पतली सी बुक थी, मजा आ गया, पूरा कवर हो गया, अब तो मुझे एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया KD त्रिपाठी क्या होती है, वो क्या होती है, वो कौन सी चिड़िया है, लैकमैन कोई विदेशी आदमी है? तो बच्चे अगर इन सब पर नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, एग्जाम स्टैंडर्ड है जी। तो उसके हिसाब से ही हमें बात करनी पड़ेगी। क्योंकि बुक, आप बुक नहीं पढ़ सकते तो कंटेंट अच्छा, ट्रस्टवर्दी कंटेंट जो भी है प्रोवाइड कर रहा है आपका सीनियर है, आपका दोस्त कोई भी है, इसके पास स्टैंडर्ड बुक से बना हुआ कंटेंट है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर समय कम है आपके पास, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते, बट बशर्ते ये मैटर जो होना है ना,
उसके पास ये वो रेफरेंस बुक का होना होगा। चाहिए, नोट्स। क्योंकि सर यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, आप जो पढ़ रहे हो वो सही क्वालिटी का हो और सही आपको सही तरीके से वो गाइड भी कर दे। जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन इनमें से अगर देखें तो लूसेंट काफ़ी ट्रस्टवर्दी बुक है करंट उसके हिसाब से, जीके के हिसाब से अगर बात करें। आपका ये मनोरमा ईयर बुक भी है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल, एम के पांडे ने स्टैंडर्ड बुक बताई है आपको, आप लेकिन फॉलो कर, इसके अलावा भी और हो सकती है फॉलो, आप उनको भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। आप सर ने बोल दिया कि इसके अलावा भी फॉलो कर सकते हो, तो अलावा में तो बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं करना है। और जैसे अभी बोला वैसे कि करंट अफेयर्स के लिए वगैरह आपको डेली न्यूज़पेपर्स भी बहुत अच्छे से मदद कर देंगे सर। सर टाइम मैनेजमेंट पर आते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये टाइम मैनेजमेंट हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले सोशली इनएक्टिव हो जाओ। सोशली इनएक्टिव ऐसे नहीं कि अब सबको भूल जाओ, सोशल मीडिया से दूर रहिए। आपके जो भी आईडीज हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, कुछ समय के लिए लॉग आउट हो जाइए उनसे। व्हाट्सअप समय काम के लिए यूज़ कीजिए, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप जिस जगह आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका बैच की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप उसको उसमें से अगर आप उन चीज़ों से दूर हो गए तो आपके पास समय रहेगा डेफिनेटली। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम रील्स देखने में गुजार देते हैं, और पता चला वो रील्स तो हम देख रहे हैं, पता चला हमारी रील्स भी बन रही है। एग्जाम में रील रोल बन गई हमारी, एग्जाम जब हुआ तो रिजल्ट की रोल बन गई, रोल बन जाएगी। सही तो है वो नहीं करना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना है उसके लिए, फार्मेसी सब्जेक्ट को, आपको जो वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं फार्मेसी के, और जो भी आपके एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट हैं, और या मतलब नॉन फार्मा वाले, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटजी बनानी है आपको, उसके हिसाब से आपको टाइम देना है कि किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको मतलब थोड़ा सा कम टाइम देना। टाइम ऐसा नहीं कि नहीं देना है, देना है, थोड़ा कम देना और है। क्वेश्चन भी आपको टाइम बेस के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर शरीर आपका हेल्दी है तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, एग्जाम भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य आपके लिए सबसे पहले है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे नहीं कि आप बीमार शरीर से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आपके मतलब आप क्वेश्चन जब करने बैठेंगे तो आप अगर हेल्दी अगर रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सोच पाओगे। और पढ़ाई के समय भी हमें हेल्दी रखना है। तो मतलब लास्ट टाइम अगर मान के चलें कि एग्जाम 1-2 महीने के बाद हो, तो आपको जो भी आपका जो डेली का रूटीन है उसको एक डिसिप्लिन में लेकर आना है, ताकि क्या हो कि आप हेल्दी बने रहें। बाहर का कम खाना है, अनहेल्दी होने का सबसे बड़ा कारण क्या, बाहर का खाना। घर का खाइए, चाहे घर का दलिया खाइए, दाल रोटी खाइए, घर का खाइए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए, शरीर आपका एक्टिव रहेगा। नहीं तो अगर आप पढ़ते रहेंगे खाली तो ये हो जाएगा कि आप थोड़ा सा आपका शरीर जो बॉडी है आपकी स्टिफ होने लगेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप बॉडी को चलाते फिराते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है तो कॉन्फिडेंट तो डेफिनेटली रहेंगे। और अपने गोल पर फोकस रहना और सेल्फ मोटिवेटेड, ये बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कभी नहीं खोना है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, कर रहे हैं, गिर गए तो उठ जाएंगे, लेकिन चलेंगे जरूर और मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना, मोटिवेटेड रहना, और जैसे सर ने बोला हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, ताकि आपकी स्टडी भी जो है वो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्ट्रेटजी के साथ, कुछ और नई प्लानिंग के साथ, ताकि आप अपने जो मकाम है, आपकी जो मंजिल है वहां तक पहुंच सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।